ओके जी, ट्रू फॉल्स और यस नो नॉट गिवन, ये दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे लिख लूँ ना यस नो नॉट गिवन, टाइप कर देते हैं, और आपको यहाँ पे डिफरेंस भी इसका मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सो वी हैव माय डियर फ्रेंड्स यस, एंड देन वी हैव नो, एंड देन वी हैव अगेन नॉट गिवन। ठीक है जी, आपके जेहन में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो जरूर आना चाहिए कि यार बात तो सेम है, ट्रू का मतलब यस हो गया, फॉल्स का मतलब नो हो गया, और नॉट गिवन तो नॉट गिवन हो गया। तो ये दो टाइप्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी एग्जाम में, एक ही टाइप बना देता। वाई टू? इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस। जो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो थोड़े से इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, आपके जो यस नो नॉट गिवन है ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, कह रहे हैं कि इसी का हायर वर्जन है। एडवाइस आपको ये है, अगर आपको इन क्वेश्चंस पे ट्रबल है तो पहले आपने ट्रू फॉल्स पे ग्रिप करनी है, उसके बाद यस नो पे जाना आप, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं ऊपर स्टेटमेंट पढ़ूं, यहां पे लिखा है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द रीडिंग पैसेज। ये ट्रू फॉल्स की टिपिकल स्टेटमेंट है। इन क्वेश्चंस के आम तौर पे जो आंसर्स है वो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, मीन्स कि उसमें कॉन्सेप्ट कम होता है, फैक्चुअल चीज ज्यादा होती है, इसलिए ट्रू फॉल्स को निकालना आसान होता है। अगर आप किसी भी यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वहां पे इस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है विद द व्यूज ऑफ द राइटर, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द व्यू ऑफ द राइटर, मीन्स के राइटर के कॉन्सेप्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइटर के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना इतना मुश्किल नहीं, मगर किसी भी शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एग्जैक्टली वैसी सोचना जैसे वो सोच रहा है, ये एक बात, एक अगले लेवल की बात है। इसका मतलब कि यू हैव टू गो एट अ फर्दर लेवल। यहाँ पे सिर्फ बात आमतौर पे फैक्ट्स की होती है, मगर दोनों को करने का मैकेनिज्म सेम। अब मैं मैकेनिज्म बताने पर फर्क नजर आ गया दोनों में क्या है? ठीक है, अगर हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की बात करें, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने ट्रू करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूं कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो शर्त यह है कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन सेंस वाइज वर्ड वाइज नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट टेक्स्ट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसकी सेंस मैच हो जाएगी। सेंस वाइज दिस इंफॉर्मेशन इज 100% मैचिंग। 100% का मतलब 100% ही, यहाँ पे 99% नहीं है, क्योंकि ट्रू तभी होगी जब 100% मैच हो रही है। मैच मीन्स ये बात उसी सेंस में लिखी है जिस सेंस में पैराग्राफ में मेंशन्ड है, इट इज कॉल्ड 100% मैचिंग। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि स्टेटमेंट फॉल्स है, उसकी कंडीशन ही होगी कि ये पूरी स्टेटमेंट, पहली शर्त ये है कि मैच होनी चाहिए 100%। अगर ये मैच नहीं होगी फिर तो बात नहीं होगा। मैच जब होगी तो इसमें कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मैं CON का वर्ड लिख रहा हूं। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उलट लिखा होगा, उसकी सेंस ऑपोजिट होगी एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। तो ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होती है, स्टूडेंट समझते हैं जब 100% मैच हो गया तो ट्रू ही होगा, नहीं। मैच का मतलब है कि बात लिखी हुई है, दिस इज वन थिंग। अगर लिखी है उसकी सेंस सेम है तो फिर वो ट्रू है। अगर बात पूरी लिखी हुई है मगर उसकी सेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो वो फॉल्स है। नॉट गिवन सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आधी बात मैच होती है, आधी बात का रेफरेंस आपको मिलता नहीं, वो मैच नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट कभी भी 100% मैच नहीं होती, नेवर। अगर आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट लिखी लिखी नहीं होगी, पैराग्राफ में लिखी होती है मगर आधी लिखी होती, पूरी नहीं लिखी होती। इसीलिए अक्सर कैंडिडेट्स फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर लिखी हुई है तो ये नॉट गिवन कैसे होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो यहाँ पे कह रही है कि नो इन्फॉर्मेशन। तो वो एक्चुअली नो का मतलब है कि पार्शियल नो इन्फॉर्मेशन होती है, आधी बात लिख देंगे आधी गायब कर देंगे। तो अगर आप माय डियर फ्रेंड सिर्फ ये ढूंढें कि पूरी बात लिखी कि नहीं लिखी है, तो नॉट गिवन तो वैसे ही निकल आता है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर नहीं लिखी होगी तो नॉट गिवन होगा।
अगर पूरी लिखी है तो फिर अगला स्टेप जाना है, सेम इंफॉर्मेशन है तो ट्रू है, और अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो वो फॉल्स है। हाँ जी, आगे गुड, ठीक हो गया। हम ऐसा करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और टेक्निक में भी इसकी एक और एक रह गया है, मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि ये चाइना का और 18 सेंचुरी का जिक्र कहाँ पे है, किस पैराग्राफ में, मुझे उस लोकेशन बता दें। चाइना इन 18 सेंचुरी, बस यहीं पे कि और भी कहीं पे है, पूरा पैसेज देखिए। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से एक चीज आपने समझनी है, ठीक है। हम आमतौर पे जब कीवर्ड्स बनाते हैं, किसी किसी स्टेटमेंट में इतना प्राइमरी कीवर्ड आ जाता है कि उसकी लोकेशन निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे चाइना का कोई सिनोनिम नहीं होगा और 18 सेंचुरी का भी नहीं होगा, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इसको पिक करेगा और सीधा जाके पैराग्राफ में ढूंढना शुरू करेगा जी कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप अब पैराग्राफ्स में जाएं, सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ चाइना हियर एंड 18 सेंचुरी हियर, ठीक है। उसके हिसाब से तो फिर आंसर यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा चाइना का रेफरेंस यहां पर भी है हमारे पास, ठीक है। कहाँ पे है, कौन सी लाइन में, वी हैव, बी में, सॉरी, ऑलराइट। सो वी हैव चाइना एंड इस पैराग्राफ में 18 सेंचुरी का भी जिक्र है। पक्का, ठीक हो गया। सो इट मीन्स वी हैव अ रेफरेंस ऑफ चाइना इन टू प्लेसेस। ये आपने मुझे बताना है कि आंसर कहाँ से निकला है, पैराग्राफ बी से निकला है कि पैराग्राफ एफ से निकला है। पहले तो लाइन को मैच करवा दें प्लीज। हाँ जी, अब अपने हम क्वेश्चन की सर लाइन को पढ़ें पूरा, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं, उस लाइन को पूरा पढ़ें, सिर्फ वर्ड्स को नहीं। अब आपने एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को मैच करना है, तब जाके बात मैच होगी। आप प्लीज ये पैसेज ग्रुप में शेयर कर देते हैं। जी मिस, मैं करवा देता हूँ, बल्कि शेयर हुआ हुआ है ग्रुप में, आप आज के में देखें, चैट बॉक्स में आया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। बी में चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात है कि सी में, वो सॉरी एफ में। Fair enough. ठीक है जी, अब टेक्निक को फर्दर समझना आपने। आपने जब भी किसी क्वेश्चन को क्रैक करना है, पहली शर्त ये है कि उसके ना कीवर्ड्स बनाया करें, और कीवर्ड हमेशा पूरी स्टेटमेंट का बनाना है आपने, खाली मेन मेन वर्ड्स को पिक नहीं करना। हाँ, मेन वर्ड्स प्राइमरी होते हैं जो लोकेशन पे लेके जाते हैं, मगर कीवर्ड पूरी स्टेटमेंट का बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कीवर्ड कैसे बनेगा, चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री। ये यहां से लेके यहां तक एक इंफॉर्मेशन है कि चाइना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं था, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, इन द 18 सेंचुरी, मींस 18वीं सदी में चाइना का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। अब चाइना का जिक्र आ गया, 18 सेंचुरी का आ गया, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आ गया, और अगर ये सारी बातें मैच होंगी तब जाके स्टेटमेंट ट्रू होगी, या फॉल्स या नॉट गिवन, फिर उसके बाद जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ बी में जाते हैं, वी हैव अ रेफरेंस ऑफ चाइना, बट डू वी हैव द रेफरेंस ऑफ चाइना's ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे लिखे चाइना ऑल्सो हैज हैड मेनी ऑफ दीज फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर्स की बात करें और कौन से नहीं है, ये तो उसने जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब है एम्बिगियस इंफॉर्मेशन है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 18 सेंचुरी का रेफरेंस नहीं है। अगर हम चाइना का वर्ड दोबारा ढूंढते हैं तो हमारे पास चाइना का वर्ड लिखा हुआ है एफ में, जो कि 18 सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर भी रहा है।
मगर यहां पर जो जिक्र है इसका क्या मतलब है? यहां पे लिखा है जी, टी वॉज relatively expensive until Britain started a direct clipper trade with China in the early 18th century. हमारे दो कीवर्ड यहाँ पे मैच हो गए, चाइना और 18th सेंचुरी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, मगर ये क्लिपर ट्रेड क्या होती है? सर ये तो कुछ लेकर देना जैसे देना तो नहीं है कुछ आप देना तो नहीं है। वो बाटर ट्रेड होता है, वो बाटर होता है। क्लिपर ट्रेड क्या होता है? चलो गूगल बाबा से पूछ लो, डालें डिक्शनरी में, देखें व्हाट इज क्लिपर ट्रेड। दोनों वर्ड्स डालें, क्लिपर ट्रेड। सेलिंग वेसल्स। और जी, और क्या निकला है वर्ड? तो वैसे भी शायद कि प्रीफर कर देना तो सारे तरह में बिल्कुल नहीं, वो आप एक वर्ड के देखिए, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक कई मीनिंग होते हैं। हाँ जी, निकल आया, शिप से रिलेटेड कुछ निकलेगा। ठीक है, अब जरा चलते हैं 18 सेंचुरी में, ठीक है। क्लिपर ट्रेड आमतौर पे उसको बोलते हैं जो शिप्स के थ्रू होती है, बहरी जहाज। ठीक है, तो समुंदर में सड़कें देखी हैं? ठीक है, चलो ठीक हो गया। तो बेसिकली समुद्र में जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स की हम बात करें, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस कि उसमें सिस्टम नहीं चाहिए, तो उसमें एक्चुअली व्हीकल्स चाहिए थी। और क्लिपर ट्रेड का मतलब होता है फास्ट व्हीकल्स। मींस जैसे हमारे पास भी अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्लो चलती हैं, कुछ फास्ट हैं। अगर आप ट्रेन में चले जाए तो ट्रेन में भी कुछ स्लो ट्रेन हैं, कुछ फास्ट हैं। इसी तरह अगर आप बहरी जहाजों में भी चले जाएं, उसमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ फास्ट शिप्स होती हैं जो जल्दी सफर तय करती हैं, और कुछ स्लो स्लो चलती हैं। ठीक है। क्लिपर ट्रेड, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज शिप्स जो कि उस जमाने में फास्ट सेलिंग करती थी, फास्ट शिप्स होती थी। जैसे आज कोई चीज चाइना से मैंने भेजी है इंग्लैंड में, तो हो सकता है महीने में चली जाए, ये फास्ट शिप है। जबकि अगर कोई दूसरी शिप थी तो मे बी वो 3 महीने लगाती हो, 4 महीने लगाती हो ट्रेड पहुंचाने में। तो जब यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ट्रेड की कैटेगरी की बात हो रही कि उन्होंने कौन सी ट्रेड स्टार्ट की थी। अगर आप पूरी स्टेटमेंट को मैच करें, तो वी हैव चाइना, वी हैव 18th सेंचुरी, बट वी डू नॉट हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो रेफरेंस ही नहीं मिल रहा, और पूरे आर्टिकल में ये दो ही जगह हैं जहां पे चाइना और 18th सेंचुरी का जिक्र आ रहा है। सो हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई स्टेटमेंट नॉट गिवन होती है, उसका कुछ पोर्शन मैच हो जाता है और कुछ पोर्शन गायब हो जाता है। मैच क्या हो रहा है? चाइना की बात हो रही है, 18th सेंचुरी का जिक्र आ गया है, ये बीच का सारा पोर्शन गायब है, इसका रेफरेंस ही नहीं है। सो आंसर इज नॉट गिवन। हाँ जी, मेकिंग सेंस? ऑलराइट, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 करें। जस्ट वन क्वेश्चन, आई एम गोना गिव यू ओनली 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमने पैराग्राफ पढ़ ली है। रीड क्वेश्चन नंबर 9 एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑलराइट जी, इसका पहले हम कीवर्ड बना लेते हैं। कीवर्ड बनाना बड़ा जरूरी है। टी एंड बियर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डायसेंट्री। ये मैं, अगर मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसका यहां तक एक कीवर्ड बनाऊंगा, क्योंकि फ्रेज में अंडरस्टैंड करना आसान होता है। कहाँ पे? इन ब्रिटेन। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो आप इसके फर्दर पोर्शन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके ऐसे भी कीवर्ड बना सकते हैं। टी एंड बियर एक कीवर्ड हो गया, बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डायसेंट्री इन ब्रिटेन, तीन बना लें कि इन दोनों ने मिलके, एंड का जब वर्ड आता है इसका मतलब है कि एक नहीं, उस पैराग्राफ में इन दोनों का जिक्र होना चाहिए, दोनों ने मिलके कोई काम किए, इन्होंने डायसेंट्री को प्रिवेंट किया। डायसेंट्री का मीनिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले हेडिंग्स वाले टाइम में देखा था। तो डायसेंट्री का क्या मतलब है? डायरिया। ठीक है, डायरिया तब होता है जब ऑब्वियसली आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आपने उसको प्रिवेंट किया, किसने? टी ने और बियर ने। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ये बात किस पैराग्राफ में लिखी है? सी में लिखी है। चले जी, हम सी में चलते हैं। एंड कैन यू गिव मी द लाइंस जहां पे लिखा हुआ है?
He and bear two of the nations. ठीक है, चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टी एंड बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक, फ्यूल्ड द रेवोल्यूशन, the antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in the beer। ठीक है, अब ये दो ऐसे लफ्ज हैं टैनिन और होप्स, उसका मीनिंग उसने लाइन के अंदर ही दे दिया, मीन्स हमारा मुश्किल आसान कर दी है इसमें। और ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि चाय में और बियर में होते हैं, और दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, ये दोनों एंटीसेप्टिक होते हैं, मीन्स इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, और दोनों को तैयार करने का जो एक्चुअली मैकेनिज्म है वो भी सेम है। पहले पानी को उबाला जाता है, और जब पानी को उबालते हैं तो वैसे इसके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह सब चीजें उड़ गई। Allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne diseases such as dysentery। इसकी वजह से, क्योंकि वो लोग ये ज्यादा पीते थे, उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक इस तरह की चीज डेवलप हो गई थी कि वो बैक्टीरिया से बच रहे थे, जानबूझ के नहीं। वो तो अपना चाय पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, व्हाटएवर द थिंग्स दे वांट टू डू, बट उसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो उनको डायसेंट्री से बचा रहा था। अब यहाँ पे लिखा है प्रिवेंटिंग देम क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे लिखा है कि विदाउट, ये विदाउट जो है प्रिवेंटिंग को कवर कर रहा है। कमिंग टू वाटर ब्रॉन डिजीजेस सच एस डेसेंट्री, पूरी लाइन जो है कि डेसेंट्री से बचा रहा है, ये एक ही सेंस बन रहा है। अब कौन सी दो चीजें, टी एंड बियर। अब क्वेश्चन में इट इज वन लाइन, बट जब आप वोकैब मैच करते हो तो 4 से 5 लाइन बन रही है। ये पैराफ्रेजिंग की एक क्लासिक एग्जांपल है, जो कि हम पैराफ्रेजिंग सीखते हैं बार बार। तो आपके रीडिंग के पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट सिंगल सिंगल लाइन में ही आएगा, मगर उसकी रेफरेंसिंग जो करेंगे वो कभी कभी पूरा पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ, 3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस को जाकर टच करेगा। अब अगर हम बात को समझे तो एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, ओके। वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना, सेंस वाइज मैच करना। इसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, उसके हिस्से मिलेंगे या उसका मतलब मिलेगा। ये आपका ट्रू फॉल्स की बेस है। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑलराइट, तो हमें अब नॉट गिवन और ट्रू में फर्क पता लग गया। नॉट गिवन में मिसिंग डाटा था, ट्रू में सारी इंफॉर्मेशन है मगर सेम सेंस में। वेरी गुड। चले जी, क्वेश्चन नंबर 10 करें। इसका रेफरेंस अब बिल्कुल अगले पैराग्राफ में, बल्कि इसी पैराग्राफ में। जल्दी से करके बताएं मुझे, इसके लिए तो 1 मिनट आपके पास। पहले निकाल लिए? ठीक है, क्योंकि हमने अभी रीडिंग वो हेडिंग्स की थी, हमने पैराग्राफ पढ़ा था। अच्छा, कौन सा वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है स्टेटमेंट में? चलें, डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है तजाद होना, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जबकि इसी सी पैराग्राफ के एंड पे लिखा है कि रॉय पॉटर, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वो मैकफार्लेन की सपोर्ट में लिखा था। तो सपोर्ट का मतलब तो हुआ कि वो एग्री है उसके साथ। ठीक है, अब अगर आप इसको पैराग्राफ पे लेके जाएं, वी नेवर फाउंड अ लाइन के वो एग्री कर रहे हैं। एग्री का और डिसएग्री का वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, हमें सिर्फ यहां से पता लग रहा है मैकफार्लेन्स केस हैज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय सपोर्ट फ्रॉम नोटेबल क्वार्टर्स। Roy Potter, distinguished medical historian, recently wrote a favorable appraisal of his research। Favorable का मतलब है एग्री, और वहां पे है डिसएग्री। इसका मतलब है कि इस बात पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब अगर आप अगेन पूरी लाइन को जाके मैच करें तो आपकी तीनों लाइंस, और सॉरी पूरी स्टेटमेंट मैच हो रही है। रॉय पॉटर का जिक्र आया, यस। उन्होंने प्रोफेसर मैकफार्लेन्स की फाइंडिंग्स, उनकी रिसर्च के बारे में बात की है, यस। वो एग्री है, और यहां पे लिखा डिसएग्री। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट गिवन, ट्रू एंड फॉल्स। नॉट गिवन में याद रखिए सारी स्टेटमेंट उड़ा देते हैं, मिसिंग हो जाती है। ट्रू में सारी स्टेटमेंट मैच होती है। फॉल्स में सारा कुछ मैच होता है मगर कोई एक वर्ड या फ्रेज कॉन्ट्राडिक्ट होता है। इट मींस टोटल वोकैबुलरी के ऊपर गेम चल रही है, बेस वोकैब है। कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट थिंग मैंने स्टार्टेड द लेक्चर, सिर्फ आर्टिकल्स को पढ़ा करें, और जब पढ़ते हैं उसकी वोकैब को डेवलप करें। क्वेश्चन की टेक्निक मैंने एक दफा आपको बतानी है, वो इंटरनेट पे भी पढ़ी हुई है।
जिस टीचर के पास जाएंगे वो यही बताएगा, मगर वो जोन से मर्जी एंगल से आपको घुमा के ले जी, इंज करो ट्रू फॉल्स, उंज करो, सीधे हो जाते पुट्टे हो जाओ, जो भी तरीका कार है। ठीक है। एंड लाइन वोकैब है, वोकैब आती है तो मैच हो जाएगा। ऐसा जिसका कोई झटका तरीका नहीं है। झटका समझते हैं, कोई तुक्का शुक्का कोई नहीं कि ये होगा तो ट्रू ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या ये होगा तो फॉल्स ही होगा। इट्स नॉट लाइक दिस। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू मैच द वोकैबुलरी। इफ यू आर अनएबल टू डू इट, 100% आपको इसमें जो है ना ट्रबल आने वाला। रीडिंग का पूरा पेपर वोकैब पे टिका होगा, तो इसलिए रीड मोर एंड मोर एंड वर्क ऑन द वोकैबुलरी। ठीक है, मैं आपको अब 3 मिनट देता हूँ, ये अगले 3 सवाल कर लें, फिर एक ही बार इस पर बात करेंगे। यू गॉट 3 मिनट्स, 11, 12 एंड 13 सॉल्व करें इसको। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर है जी? फॉल्स। ठीक है, रेफरेंस देंगे मुझे इसका, किस पैराग्राफ में? पैराग्राफ सर जी, डी डेल्टा। ओके, डेल्टा की थर्ड लाइन में। ओके जी, क्या लिखा है वहां पे? Population 15 and 17, 14 population static रही है, but then यहाँ पे आंसर ठीक हो गया जी। अगर हम थर्ड लाइन से पढ़े, इट सेज बिटवीन अबाउट 16, 50 एंड 70, 40 the population in Britain was static, but then there was a burst in population growth। इसका मतलब कि वो इंक्रीज हुई है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे लिखा है जी आफ्टर 1740 देयर वाज अ रिडक्शन। तो किस वर्ड पे कॉन्ट्राडिक्शन है? रिडक्शन पे। यहाँ पे रिडक्शन लिखा है, वहां पे लिखा है बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब कि वो इंक्रीज हुई है, बाकी इंफॉर्मेशन सेम है। यहाँ पर भी आफ्टर 1740 की बात है, वहां पर भी ऐसी है, और पॉपुलेशन इन ब्रिटेन की बात है। सो इस वन वर्ड की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, मैच नहीं कर रही। वेरी गुड। व्हाट अबाउट नंबर 12? नॉट गिवन। ओके जी, रेफरेंस क्या है इसका, कोई है? एक ही बात हुई है जी, सर्वसाधारण की बात नहीं। ऑलराइट, पीपल इन ब्रिटेन यूज्ड टू मेक बियर एट होम। ब्रिटेन की बात भी है, बियर की बात भी है, मगर वो उसके बनाने का जिक्र नहीं है। मींस उसके बनाने का प्रोसेस है हमारे पास, जैसे बॉइल्ड और ये और सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात उन्होंने कर ली है, मगर वो घर पे बनाते हैं ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। एट होम जो है बेसिकली, ये मिसिंग लिंक है इसके, बियर मेड एट होम। ठीक है। तो एज सच कोई रेफरेंस नहीं है। अगर रेफरेंस पे जाएं पैराग्राफ के, सो इफ यू गो टू पैराग्राफ ई एज वेल, ई में भी उन्होंने काफी चीजों का जिक्र किया है कि आप बियर लेते हैं और ऑल दैट सारा कुछ, कैसे इंग्रेडिएंट्स की बात की है। जैसे अगर मैं रेफरेंस दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वी ड्रैंक बियर for a long time. The English were protected by strong antibacterial agent in hops which were added to help preserve the beer, but in late 17th century आगे उसने और बात कर दी है। अगेन इंग्रेडिएंट्स की बात हुई है, प्रोसेस नहीं बताया और ये नहीं बताया है कि कहाँ पे बनती थी, तो नॉट गिवन इंफॉर्मेशन। परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द नंबर 13? Answer is true. The tax on malt indirectly caused a rise in the death rate. तो इसका मतलब कि जो उन्होंने टैक्स लगाया था मॉल्ट के ऊपर, उसका जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो असर आया वो डेथ रेट इंक्रीज हो गया था। कहाँ पे रेफरेंस है जी? वेरी इनफ, सेम पैराग्राफ ई, और उसके लास्ट में हम यहां से पढ़ते हैं थर्ड लास्ट लाइन से। बट इन द लेट 17th century a tax was introduced on malt। हमारी इंफॉर्मेशन मैच होगी, मॉल्ट पे टैक्स आ गया। अब ये एडेड इंफॉर्मेशन है, द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ बियर। ठीक है, ये अजाफी इंफॉर्मेशन है। जब टैक्स लगा, ऑब्वियसली टैक्स लगता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। फिर क्या हुआ? द पुअर टर्न टू वाटर एंड जिन। उन्होंने बियर को छोड़ के कोई और ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। एंड इन द 1720s द मोर्टेलिटी रेट बिगेन टू राइज। ठीक है। अब टैक्स मॉल्ट पे लगा है, तो उसका असर डायरेक्टली तो नहीं, उसका इनडायरेक्ट असर है। इसका मतलब है क्योंकि लोगों ने अब दूसरी किस्म की प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, तो ये इनडायरेक्ट का रेफरेंस है। तो उसकी वजह से जब उन्होंने बियर पीना छोड़ी, तो डेफिनेटली जो बियर की एक खास बात थी वो एंटीसेप्टिक के काम करती थी, तो वो हो गया माइनस, दूसरी चीज ऐड हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज क्या ऐड हुई कि डेथ रेट हाई राइज हो गया, मोर्टेलिटी रेट बिगेन टू राइज। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैच हो रही है।
आंसर इज ट्रू। और जी मैं इसका सम अप करने लगा हूं अब ये ट्रू फॉल्स को। हमने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की अंडरस्टैंडिंग ये ली है कि स्टेटमेंट ट्रू सिर्फ तब होगी जब गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेंस वाइज एंटायरली मैच हो जाए 100%। ठीक है, वर्ड वाइज नहीं, सेंस वाइज। फॉल्स की हमने देखा है कि स्टेटमेंट मैच होना लाजमी है मगर उसमें कोई ना कोई एक वर्ड या फ्रेज कॉन्ट्राडिक्ट होता है, उलट जाता है। और नॉट गिवन के अंदर हमने ये सीखा है कि इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी नहीं होती मगर पूरी स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट का कोई पोर्शन मिस करते हैं। तो आइल्स के पेपर में याद रखना, नॉट गिवन में मोस्टली क्वेश्चंस नॉट गिवन के वो होते हैं जो पार्शियल मिस होते हैं, फुल स्टेटमेंट कभी भी मिस नहीं होती। वो भी आ जाती है मगर वो बहुत रेयर चांसेस है, ज्यादातर पार्शियल मिस पे जाते हैं। इसीलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है फॉल्स और नॉट गिवन में। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक हो।